फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माधव जी आईएएस। फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री के अपने इस सीरीज़ में हमने फर्स्ट सीरीज़ में ये जाना प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, क्या कारण रहे, उसके क्या परिणाम रहे, प्रभाव, इन विषयों पे चर्चा किया तथा उसके बारे में हमने मेंस के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के क्वेश्चन किए। आइए हम अपने इस नेक्स्ट सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में हमारे साथ और समझिए खेल खेल में इस सीरीज़ को। तो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कि बक्सर का युद्ध क्या है, इसके कारण क्या हैं, और कारण में हम जानेंगे कि 23 जून और 1757 से सॉरी यहाँ 57 नहीं है 1764 के बीच घटनाओं को समझेंगे तथा इसकी जो है प्रकृति कैसी हो रही है वो समझेंगे। परिणाम क्या रहे हैं, परिणाम में इलाहाबाद की प्रथम संधि जिससे मुगलों की संधि हुई, और इलाहाबाद की अवध संधि, अवध के साथ संधि सेकेंड संधि जो कही जाती है, और बंगाल में द्वैत शासन की उत्पत्ति तथा उसके बाद हम इसके प्रभावों में चर्चा करेंगे जहां आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव को देखेंगे तथा आगे हम बढ़ेंगे और अंग्रेजों के विजय के बारे में हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों का जो विजय हुआ वो उसमें कारण क्या थे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाते रहें। तो आइए हम अपने इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बक्सर के युद्ध को। तो बक्सर के युद्ध के सामान्य परिचय को अगर हम देखें तो इसका जो है ये कब लड़ा गया, 22 अक्टूबर 1764 में। स्थान क्या था, बक्सर जो बिहार में है। और एक इसमें जो नायक थे, योद्धा थे वो अगर हम कहें तो भारतीय शासन से तो वो थे, भारतीय प्रांतों से क्या थे, मीर कासिम थे, जो मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय थे, और सिराजुद्दौला जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम जो मुगल के जो शासक थे, वो ये तीनों थे। और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी जो हेक्टर मुनरो थे वो जो है विपक्ष में खड़े हुए थे। तो सामान्य परिचय क्या था कि 22 अक्टूबर को युद्ध लड़ा गया, 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध लड़ा गया। स्थान था बक्सर बिहार। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला वर्सेस हेक्टर मुनरो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस युद्ध के जो है शामिल व्यक्ति थे। आइए हम अब विस्तार से समझते हैं कि इसके कारण क्या थे। फ्रेंड्स, आप कारण को जानने से पहले जो है अब कारण इसमें नहीं थे। जो प्लासी के युद्ध के बाद जो घटनाएं घटने लगी, जो बक्सर के युद्ध के उत्पन्न होने यानी उत्पत्ति होने के कारण जो मुख्य उत्तरदायी कारण थे वो हमारे कारण के रूप में देखे जाएंगे। अर्थात हम कारण में हम 23 जून 1757 के बाद तथा 22 अक्टूबर 1764 के पूर्व की घटनाओं का हम मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार ये हमारे जो है कारण के रूप में आए बक्सर के युद्ध में, ताकि बक्सर के युद्ध हो सका। तो पहले हम कारण जानेंगे कि तो जब हम प्लासी का युद्ध हुए तो वहाँ पे मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र क्या किया, मीर जाफ़र ने ब्रिटिशों का साथ दिया था। किसके विरुद्ध किसके विरुद्ध दिया था किसके विरुद्ध दिया था, सिराजुद्दौला के विरुद्ध दिया था, जिन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा था। प्लासी का युद्ध लड़ने तो क्या हुआ कि इन्होंने अपनी हितैषी जताते हुए अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी हितैषी कृतज्ञता प्रकट करते हुए मीर जाफर को क्या हुआ, प्लासी के युद्ध के उपरांत बंगाल का नवाब घोषित किया। फिर क्या हुआ, कंपनी का एक बड़ा नजराना अर्थात कंपनी का एक बड़ा नजराना लगभग 1,75,00,000 जो है, जो इन्होंने क्या हुआ कि कंपनी को क्या हुआ लगभग 2 करोड़ रुपए जो है इन्होंने नजराने के रूप में दिया। आप समझिए उस टाइम 2 करोड़ रुपए कितना हुआ होगा। और फिर क्या, बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का इन्होंने क्या हुआ फरमान जारी किया। फरमान किससे जारी करवाया, मीर जाफ़र से। अब आपको पता है कि प्लासी युद्ध के बाद जब मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठाए तो ये किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे, अर्थात व्यापारिक केंद्र में प्रतिष्ठा हासिल करने के उपरांत ये राजनीतिक केंद्र में भी हस्तक्षेप करने लगे। फिर कहा कि बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियों को किसके हवाले कर दिया गया, कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया जाए। और ये फरमान किससे जारी करवाया, मीर जाफ़र से। अब यहाँ मुख्य उद्देश्य समझते हैं कि फ्रांसीसी की बस्तियों क्यों स्थापित की, ताकि फ्रांसीसी जो उस वक्त थे इनके आधुनिक
युद्ध कलाबाजी के रूप में बहुत बड़े ही प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहे थे, जो स्थानीय राजाओं, स्थानीय शासकों, स्थानीय योद्धाओं के साथ मिलके ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया को चुनौती दे सकते थे। ये क्या थे, ये हमेशा बचने की कोशिश करते थे कि हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो फ्रांसीसियों के साथ, ताकि हम अपना जो उपनिवेश है वो स्थापित करें। तो आइए हम समझते हैं और आगे समझते हैं। फिर क्या हुआ कि जो मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र कंपनी के बीच जो है जब ये सभी बस्तियां फ्रांसीसी सौंप दी, तो अब पता है कि जब मीर जाफ़र जैसे शासक कोई भी रहे, अगर उसका शासक एक शासक कहलाए, विश्व नाम मात्र का शासक कहलाए, तो ऐसे में उसके बीच में जो है मनमुटाव होना ही आवश्यक है। किस लिए मनमुटाव होना है? तो ये क्या करने लगे, प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करने लगे। बस ये नाम के ही राजा रह गए। अधिकारियों की नियुक्ति, आय का स्रोत कैसे निर्धारण करना है, ये भी क्या होने लगा, मीर जाफ़र का काम नहीं रह गया। अब कौन करने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। राजकोषी का एक बड़ा हिस्सा किसके रूप में चला जाता था, नजराना के रूप में, और उनको क्या वो उपहार देने के रूप में। तो ऐसे में रोष उत्पन्न होता था कि आखिर ये हमारे जो है हस्तक्षेप कैसे कर रहे हैं। तो और आय में स्रोत की कमी से क्या हुआ कि जब आय में स्रोत की कमी हुई, तो राजा जो है क्या किया कि अपनी राजस्व कोष को भरने के लिए, अपनी राज्य की संचालन करने के लिए वो जनता से अधिकाधिक कर वसूलने लगा, शोषण करने लगा। ऐसे में क्या होगा, यही होगा ना कि लोग जो है जन असंतोष बढ़ जाएगा, किसी के प्रति, राजा के प्रति। देखिए अब ब्रिटिशों की चालाकी, करते थे खुद, नाम किस पे लगता था, भारतीय शासकों पे, भारतीय नवाबों पे। तो ये था, ये जो है कि ये मीर जाफ़र में हुआ। तो इन्होंने क्या किया, जब क्या हुआ कि जब ये मीर जाफ़र जो है क्या हुआ, जब इस रोष उत्पन्न हुआ, तो अब ये क्या किया, नजराना देना बंद कर दिया, अर्थात इसने रोष व्यक्त करना बंद कर दिया। तो अब भैया मीर जाफ़र कहाँ के रहे, वो तो बनाया किसने था, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशों ने बनाया था। तो हटाना इनको बनता था। तो इनको क्या किया, हटा के तो मीर कासिम, उसके जो पोता था, उसको क्या हुआ कि मीर कासिम को गद्दी पे बैठाया। तो अब क्या किया कि अलवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य शासक कौन था, अलवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य शासक था मीर कासिम। अब इसने क्या क्या करने के लिए, अब ये योग्य शासक था भैया, तो योग्य शासक के रूप में ये कुशल होता है कि अब कुछ करे ये अपने प्रशासन के लिए। तो अपनी प्रजा के लिए क्या किया कि ये मंत्रिमंडल में बदलाव करने, अर्थात जो ब्रिटिशों की हितैषी के लिए शामिल किए गए थे अधिकारी के रूप में, जो ब्रिटिश के अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनको क्या किया ना, हटाने लगा। और सैन्य व्यवस्था क्या करने, सुदृढ़ करने लगा। उसको पता हो गया था कि अंग्रेज से हम करेंगे, पंगा लेंगे तो हमारे ऊपर पंगा भी डालेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, सैन्य व्यवस्था को भी स्थापित करने लगे, सुदृढ़ करने लगे यूरोपीय ढंग से। और देखा जाता है कि इन्होंने क्या किया, मीर कासिम ने क्या आर्मेनियाई के शासक को, आर्मेनियाई के जो युद्ध शैली थी, वहाँ के लोगों को बुलाया, आर्मेनियाई तरफ से प्रशिक्षण करने लगा। फिर सैन्य विस्तार किया। बिहार की आय व व्यय में न देने वाले सूबेदार की उसने क्या की, हत्या करवा दी। नाम मिलता है रामशरण। उसने क्या किया कि जो वो ब्रिटिश का हितैषी था, अर्थात वो ब्रिटिश की उसने स्थापित की थी, तो वो ब्रिटिशों को देता था आय व व्यय। राजा का दायित्व होता था कि राजा आय व्यय का जो मूल्यांकन करे, तो उसको क्या हो, वो ब्रिटिशों को देता था, इसे नहीं देता था। तो उसने क्या कठोर नीति अपनाई कि हाँ मुझे क्यों नहीं देना। फिर क्या किया, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया। कि भैया अगर हम आपके समीप रहें तो हमें बार बार आपसे जो है नजराना तमाम देना पड़ेगा कर के रूप में, या ऐसे दोस्ताना के रूप में, जो हमारा राजकोष में बहुत ही वित्तीय भार बढ़ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया राजधानी को। फिर 1717 में जारी जो फरमान थे, जो दस्तक थे, क्या हुआ कि उसको जो है सबके लिए क्या किया, मुक्त कर दिया। पहले क्या था कि ये जो है किसके लिए था, सिर्फ ब्रिटिशों के लिए था। लेकिन अब क्या किया गया कि सबके लिए ये क्या किया गया, मुक्त कर दिया। अब देखिए इसकी क्या चालाकी थी भैया, क्या हुआ इससे, अब ब्रिटिश क्या करते थे, दस्तक का दुरुपयोग करके अपने तो खुद करते थे, प्लस भारतीय व्यापारियों के क्या करते थे, इनको भारतीय व्यापारी को देते थे, उनसे पैसे लेते थे। अब भारतीय व्यापारी को छूट में देते थे, भारतीय व्यापारी भी इनसे सहयोग लेते थे। तो ऐसे में जो है कर के रूप में जो चुंगी होती थी, वो राजकोषीय खाते में नहीं आती थी। राजकोषीय घाटा इनका बढ़ने लगा। ऐसी गतिविधियों के कारण जो है
क्या हुआ, अब ऐसी गतिविधियों के कारण उनका असंतोष जो है होना ही था। अब पुनः क्या हुआ, इन्होंने उसको हटा के मीर जाफ़र को नवाब बनाया। मीर कासिम को लगा बुरा। अब इसने क्या किया कि इसने अपनी प्रतिष्ठा तो खो चुकी थी, और प्रतिष्ठा खोए हुए व्यक्ति जैसे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल शासक शाह आलम, जिनको क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया, अब प्रतिष्ठा तो था ही नहीं भाई, इन्होंने इसके साथ सैन्य संधि की। सैन्य संधि करके कहा कि चलिए जो है ब्रिटिशों से युद्ध लड़ा जाए। तो ब्रिटिशों से युद्ध लेके इनको जो है अपने अपने राज्यों को सुरक्षित और उस क्या क्या अपना राज्य पाना चाहता था बंगाल का। तो ऐसे में शाह आलम जो है अब शाह आलम भाई मुग़लों का एक शासक था, और इसका जो है बिहार में ही जो इसका जो है आधिपत्य था। तो ऐसे में बंगाल और बिहार ऐसे जो है राज्यों को ये क्षेत्र से जाने कैसे देता। तो क्या हुआ, ये तीनों लोग कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन्होंने जो है सैन्य संधियाँ की। और फिर क्या हुआ, इन्होंने 22 अक्टूबर और 1764 में बक्सर के मैदान में इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। उसमें जो है ब्रिटिश क्या रहे, ब्रिटिश विजयी रहे और मीर कासिम को मार दिया गया। और फिर परिणाम क्या रहे, आइए समझते हैं परिणाम को। प्लासी की युद्ध केवल बंगाल तक ही था। जो प्लासी का युद्ध लड़ा था वो क्या था, उसमें सिर्फ बंगाल के आधिपत्य के रूप में अंग्रेजों ने उसको लिया। लेकिन जो बक्सर का युद्ध था ये अखिल भारतीय के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें 3 बड़ी शक्तियाँ आप देखेंगे, मुग़ल, अवध के नवाब और बंगाल, ये 3 बड़ी शक्तियाँ थीं उस टाइम, जिन्होंने ब्रिटिशों के हाथों मात खाई। ऐसे में भारतीयों के जो ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा, यू कैन इमेजिन इट। अब फिर क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय तो पहले ही क्या हुआ, युद्ध शुरू होने से पहले ही वो क्या हुआ था, ब्रिटिशों के खाते में चला गया था, भैया हम तो बूढ़े आदमी हैं, हमारा वैसे भी कुछ नहीं है, हमारा जो भी है वो ब्रिटिश इतने ताकतवर हैं, वो हमारा चला भी जाएगा। और शुजाउद्दौला जो है हारने के बाद क्या है, ब्रिटिशों के संरक्षण में वो शरण में चला गया, ब्रिटिशों के संरक्षण में चला गया। फिर क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर बन के आया वो लॉर्ड क्लाइव बन के आया। और इसने क्या की, इसने ये कर दिया जो आज इतिहास के रूप में एक बदलाव के रूप में देखा जाता है। अर्थात इसने 3 संधियाँ कर दी, अर्थात 3 ऐसे कानून को इन्होंने ला दिया कि इससे जो है भारत की जो स्थिति थी वो एकदम परिवर्तित हो गई। इन्होंने पहली संधि जो इलाहाबाद की संधि के रूप में जानी जाती है, अगर हम कहें तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के रूप में अगर हम कहें तो इलाहाबाद की प्रथम संधि मुग़लों से की थी। इन्होंने इसमें कहा कि मुग़लों से कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है ब्रिटिश को सौंप दे। अब बंगाल और बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश को मिल गई। अवध और कड़ा मानिकपुर, अवध से क्या किया, कड़ा और मानिकपुर छीन कर मुग़ल को दे दिया। अब क्या कर रहा है यहाँ पे भैया लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है। अब ये अवध का नवाब हमेशा मुग़ल से क्या रहेगा, रोस्ट रहेगा, कि क्योंकि ये क्या रखा है, हमारा कड़ा हुआ मानिकपुर रखा है। तो इसमें ऐसे में ये दोनों लोग आपस में भिड़ते रहेंगे। फिर फरमान द्वारा बंगाल के नवाब के रूप में निजामुद्दौला को क्या किया कि वो निजामुद्दौला को नवाब बनवाया। अब आप यहाँ समझिए इसकी चालाकी क्या थी। निजामुद्दौला को नवाब बनवाया और किसके द्वारा, बंगाल के नवाब द्वारा फरमान जारी करवा के, मुग़ल शासक के द्वारा। जो उस टाइम क्या होता था, मुग़ल शासक किसको नियंत्रित करते थे, मुग़ल शासक बिहार, उड़ीसा और बंगाल को नियंत्रित करते थे। वहाँ पे सूबेदारों का कौन नियुक्त करता था, मुग़ल के राजा नियुक्त करते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि निजामुद्दौला को उन्होंने फरमान के द्वारा क्या किया गया, फरमान के द्वारा वहाँ निजामुद्दौला को नवाब बनाया गया। तो यहाँ पे भारतीय जनता जो थी एकाएक परिवर्तन नहीं चाहती, और भारतीय जनता में ब्रिटिशों के प्रति रोष उत्पन्न हो जाता। इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि किंग मेकर की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं निभा के अप्रत्यक्ष रूप से निभा दिया। इन्होंने बंगाल के जो नवाब के रूप में निजामुद्दौला को मुग़ल शासक के फरमान द्वारा जारी करवाया कि भैया आज के बाद बंगाल के नवाब कौन है, निजामुद्दौला है। इसी तरीके से हुआ कि अब भाई हमारे भारतीय शासक चाहते हैं कि बंगाल का नवाब जो है निजामुद्दौला रहे। और निजामुद्दौला किसकी कठपुतली थी,
ब्रिटिशों की कठपुतली थी। तो इस तरीके से उन्होंने ये किया। फिर क्या किया कि 26 लाख वार्षिक पौंड के वार्षिक पेंशन के 26 लाख वार्षिक पेंशन दे के क्या किया, इनको इलाहाबाद किले में भेज दिया कि भैया जाओ मस्त रहो मौज करो इलाहाबाद किले में, हम जो है 26 लाख रुपए आपको दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, हमें बैठे बैठाए 26 लाख रुपए मिल रहा है और क्या भी करें, हार का सामना जो भी किए थे, चले गए लेके। अब दूसरी इन्होंने संधि जो की थी इलाहाबाद में, वो किया अवधों के साथ। अवध के राजा जो सिजाउद्दौला थे उसको उन्होंने किया कि उन्होंने पहले तो कड़ा मानिकपुर छीन के किसको दे दिया, मुगल को दे दिया। 5 लाख रुपए भी दिए, चुनार के किले को भी आधिपत्य के रूप में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को दिए। अब अवध का जो कर नियंत्रण था, अवध का जो कर नियंत्रण था अर्थात कृषि कर, आय जो व्यापार कर और जो भी अन्य तमाम की करे थी, वो किसके हाथ में आ गई, अब ब्रिटिशों के हाथ में आ गई कि हम अब क्या करेंगे, ब्रिटिश नियंत्रण करेंगे। अब ब्रिटिश जब नियंत्रण करेंगे तो समझिए कि ब्रिटिश जैसे क्रूर जो है वो कैसे नियंत्रण करेंगे। फिर अवध के खर्चे पर क्या करी, अपनी सैन्य टुकड़ी रखी। देखिए अब स्टार्ट हो रहा है इसका द्वैत शासन। अवध के रूप में, अवध में जो है उनके अवध के खर्चे पे अपनी सैन्य टुकड़ी रखी। फिर क्या किया, अब तीसरा जो है सबसे बड़ा जो है होता है इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है, द्वैत शासन की प्रक्रिया। हालांकि इसके जनक जो हैं लियो कॉर्टिस जाने जाते हैं, लियो कॉर्टिस को इसका जनक कहा जाता है, किंतु बंगाल में जो था इसके जनक, इसको जो प्रयोग में लाया क्लाइव ने। कंपनी के हाथों में आय का स्रोत होता है और अधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार होता है, वहीं प्रशासक के राजस्व पर सैन्य खर्च व अन्य खर्च भी थोप दिए जाते हैं और कंपनी और नवाब दोनों द्वारा क्या हो, प्रशासन की व्यवस्था कायम की जाती है। अर्थात यहाँ इस अगर हम समझें कि द्वैत शासन में क्या हुआ था, कंपनी और नवाब दोनों के द्वारा जो है प्रशासन की व्यवस्था कायम की जाती है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा मस्त सा स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स है कि कंपनी जो थी वो उत्तरदायित्व रहित अधिकार थी, अर्थात उसका उत्तरदायित्व कुछ नहीं था, कुछ नहीं कि जनता को क्या करना है, प्रजा को क्या नहीं करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको कैसे कर वसूलना है, कैसे कर नहीं वसूलना है, उनको कितना रियायत देनी चाहिए कितना नहीं देनी चाहिए, इससे कुछ नहीं मतलब था। उसका बस इतना सीधा सा साधा मतलब ये था कि उसका अधिकार था, उसने आय के स्रोत को अपने हाथ में कर लिया, राजस्व को, और प्लस जो राजस्व उनके थोड़ा बहुत उनके पास था राजस्व खजाना, उसको भी क्या कर दिया, अपने सैन्यों पे खर्च करवा दिया। और नवाब का क्या था, काम था, अधिकार रहित उत्तरदायित्व था। अब इस कारण जो है, इस कारण क्या था कि बंगाल, अब देखिए आगे हम प्रभाव जानेंगे कि इन सारी विषयों से, इन सारी जो महत्वपूर्ण बातों से प्रभाव क्या पड़ा बंगाल पे, इसको हम इसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव को हम 3 तरीके से अगर देखें तो मुख्यतः 3 तरीके से देखें, इसमें एक तत्व और शामिल कर सकते हैं कि सैनिक प्रभाव क्या पड़ा इसमें, ठीक है, सैनिक प्रभाव क्या पड़ा। तो उसको हम अगर हम मुख्य रूप से देखें तो राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव को हम देखेंगे। तो राजनीतिक प्रभाव किस तरीके से पड़ा, कंपनी का विस्तार व्यापारिक के साथ राजनीतिक भी हो गया। क्या हो गया, कंपनी का विस्तार जो था, अब पहले एक प्लासी के युद्ध में हमने देखा कि अंशतः जो है उन्होंने क्या किया, अंशतः जो है राजनीति में हस्तक्षेप किया, लेकिन क्या हुआ, वहाँ तक आते आते व्यापार पे एक बड़ा व्यापक उन्होंने पैठ जमा लिया। अन्य यूरोपीय जो कंपनियां थी उनको उन्होंने दबा दिया। 1760 में अगर आप देखेंगे तो वॉडिवॉर्स के युद्ध में फ्रांसीसी को हरा दिया। फ्रांसीसी को हराने के बाद उसका कोई प्रतिद्वंदी न रह गया, अगर एक तरह से कह सकते हैं व्यापार पे एकाधिकार स्थापित हो गया। तो जब एक व्यापार पे एकाधिकार स्थापित हुआ तो ऐसे में व्यापार के कारण क्या हुआ, उसको एक बड़ा स्रोत हासिल होने लगा। तो ऐसे में उसने बुलियन खर्च करना बंद कर दिया। अब बुलियन जब खर्च करना बंद कर दिया तो अपना एक भारत का जो बड़ा आय का स्रोत है वो क्या निकास होने लगा, आर्थिक निकास। अगर आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, आर्थिक निकास दादा भाई नौरोजी द्वारा जो दिया गया था। फिर क्या किया, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, भारतीय शासक की छीड़ता उनके बड़े भूभाग के चलते जाना पड़ा। मतलब भारतीय जो शासक की छीड़ता जो है दिखने लगी, अब मुगल अवध ये सब क्या है, कमज़ोर पड़ने लगे उनके बड़े भूभाग के चले जाने पे। आप समझ सकते हैं मुगल साम्राज्य जो है उसमें कितना बड़ा था। और फिर राजनीतिक नीतियों की निर्धारण का कंपनी द्वारा होने लगी। ये राजनीतिक नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, अर्थात अधिकारी को नियुक्ति क्या होनी चाहिए, कौन करना चाहिए, इसका निर्धारण कौन किया करने लगा,
कंपनी करने लगी। फिर कंपनी जो है यूरोपीय कंपनी क्या यूरोपीय कंपनी का भी साथ देना छोड़ दिया, जिसमें कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं उभरा। हमने बताया कि फ्रांसीसी क्या हुआ कि फ्रांसीसी भी चले गए, जो उसके एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में उभरने लगे। और एक कारण हम ये जान सकते हैं कि जो तत्कालिक जो छोटे मोटे राज्य थे, शासक थे, उन्होंने क्या हुआ, या तो खुद आत्मसमर्पण कर दिया या वो ब्रिटिशों के शरण में चले गए, क्योंकि उनको भय हो गया था कि इतने बड़े साम्राज्य और शासक को जो है हरा सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। अब हम इसके आर्थिक प्रभाव को देखते हैं। आर्थिक प्रभाव में आय के स्रोत कंपनी के हाथों में चला गया, अधिकाधिक उगाही हेतु शोषणकारी नीतियाँ अपनाने लगे, किसानों को जो है शोषित करने लगे, उद्यमियों को शोषित करने लगे, शिल्पियों को शोषित करने लगे कि कर दो। और उनकी जो शिल्पियाँ थी उनको क्या करते थे, एक तो उनकी जो अब क्या हुआ कि जब प्लासी की युद्ध के बाद अब देखेंगे बड़ा आय उनको प्राप्त होने लगा, तो ऐसे में अब हम चल रहे हैं 1764 आ गया। ऐसे में जो है इटली में, अगर यूरोपीय में देखें कंट्री में, तो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति का विकास होने लगा था। औद्योगिक क्रांति का विकास होने लगा था, तो उस टाइम जो मशीनों का निर्माण हो रहा था वो अधिकाधिक हो रहा था, और यहाँ से उनको आय प्राप्त होने लगा। वो और ज़्यादा निवेश करने लगे, मशीनों का मशीनीकरण और ज़्यादा करने लगे, जिससे भारतीय जो हस्तशिल्प थे, हाथों से कलाबाजियाँ करते थे, वो अब उनका पतन होने लगा। ऐसे में वो शोषणकारी नीतियाँ और आर्थिक नीतियों को जन्म देने लगा। कनेक्ट करते रहिएगा, आर्थिक नीतियों को जन्म देने लगा। वहाँ पे प्रचलित 10वीं प्रथा को उन्होंने बंद करवा दिया। फिर शोषणकारी नीतियों व आर्थिक नीतियों के बदलाव के कारण जन असंतोष उत्पन्न हुआ कि भैया अब तो ये कौन कर रहा है, राजा कर रहे हैं, कर तो कौन रहा था, ब्रिटिश कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने देखा ये प्रथा। अब इसका हम भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम देखें तो भारतीय समाज पे इसका ये प्रभाव पड़ा कि सदियों से चली आ रही शासकीय परंपरा, अर्थात मुगल, अवध, ये बंगाल की, जो इनके अंत होने से इसके चाहने वालों में रोष उत्पन्न हो गया। भारतीय समाज क्या हो रहा है, अब डमाडोल हो रही है। फिर क्या हुआ, भारतीय की सामाजिक सांस्कृतिक विषयों में हस्तक्षेप होने लगा। ऐसे विषय थे जो उनकी सांस्कृतिक पहलू को महत्वपूर्ण बनाती थी, उनके जो एक अति महत्वपूर्ण जो है स्थान रखती थी, उसको क्या करूँ उन्होंने विखंडित करने लगा। जिसके कारण जन असंतोष बढ़ा कि भैया राजा कर रहे हैं, चूँकि ये शासकों के नाम पे होता था। तो इस तरीके से वो क्या होता था कि राजाओं में और प्रजा में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने लगा। तो ये जो अब क्या होने लगा, अब ये आगे आगे देखेंगे, वो कहने लगे कि हम अश्वेत को श्वेत जो है अच्छे से संचालित कर पाएंगे। हमको जेसुइट ने भेजा, हमको भगवान ने भेजा है कि आपकी वो संचालन करें, आपके शासकों का, आपकी शासन व्यवस्था को, आपकी सांस्कृतिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, सारी व्यवस्था को देखें, हमें भगवान ने भेजा है, ये बताने लगेंगे। क्योंकि अब जनता भी मानने लगेगी, क्योंकि भैया वो अब कार्य किसके थ्रू करवा रहे हैं, शासक के थ्रू, और वो भी घृणित कार्य करवा रहे हैं। अब कंपनी द्वारा राजस्व के नियंत्रण होने पर शासक द्वारा अपने खर्चे हेतु शोषणकारी हथकंडे अपनाने लगे। किसानों, महिलाओं आदि इन पे क्या हुआ, एक कर सा वसूला जाने लगा। सामाजिक परंपरा के तहस नहस व युद्ध में अधिकाधिक क्षतिपूर्ति हुई। ठीक, हमने ये जाना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को जाना। अब आइए हम समझते हैं, अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि द्वैत शासन, इसको विस्तार से समझेंगे कि द्वैत शासन क्या थे उस टाइम, और द्वैत शासन को क्यों लगाया। क्या वो अब तो ब्रिटिश का, क्या वो मुगल के साम्राज्य को, मुगल को तो हरा ही दिया था, शुजाउद्दौला को भी हरा दिया था, बंगाल के नवाब को भी हरा दिया था, उसने क्यों प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया, द्वैत शासन लगा के क्यों अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता रहा, इसके विषय में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के हमारे इस एपिसोड के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।